हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 8वां पाठ उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति का फुल एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो 8वां पाठ दिया हुआ है उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति, उसका बिल्कुल अच्छे से व्याख्या करके एक्सप्लेनेशन करके आपको पूरा पाठ अच्छे से समझाने वाला हूँ। और अगर आपको इस बुक के किसी अन्य चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11 फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। इसलिए एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12th सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्तरी स्वप्न परिपाठ के जो लेखक थे वे फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद पाठ के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, इनके पिता का नाम क्या था, इनका जन्म किस जगह पे हुआ था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सिर्फ मैं आपको इतना ही कहूँगा, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सिर्फ मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास में मैं आपको पूरा पाठ बिल्कुल अच्छे से समझा दूं और इस पाठ से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। तो सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा। तो इस पाठ के लेखक का नाम था फणीश्वर नाथ रेणु। ये मैंने उनका इमेज भी ऐड कर दिया, सेम जो टेक्स्ट बुक में आपका इमेज है उसी इमेज को मैंने ऐड किया। ये थे फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका जो जन्म हुआ था वो 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था वो 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में हुआ था। मतलब इनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान किस जगह पे हुआ था? औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, जो कि वर्तमान में अररिया है, बिहार में। मतलब बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना में इनका जन्म हुआ था, जो अभी वर्तमान में अररिया के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम था शिलानाथ मंडल। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी थे उनके पिता का नाम शिलानाथ मंडल था। तो ये आप याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के पिता का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके पिता का नाम शिलानाथ मंडल था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गढ़बरैनी, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में। माध्यमिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी विराटनगर, जो कि नेपाल में है, उस विराटनगर के आदर्श उच्च विद्यालय में। मतलब इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से प्राप्त की थी और इन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी वो नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में प्राप्त की थी। भाषा ज्ञान, मतलब इनको किन किन भाषाओं का ज्ञान था, इनको कौन कौन से लैंग्वेज का नॉलेज था। ये मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, नेपाली आदि भाषा बोलना और समझना जानते थे। मतलब ये कुल 5 भाषाओं को बोलना और समझना जानते थे: मैथिली, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला और नेपाली। विशेष संपर्क इनका किससे था? तो विराटनगर के स्कूली जीवन में ही VP कोइराला से संपर्क था इनका, जो प्रगाढ़ हो गया। तथा राजनीतिक गतिविधियों का बीज भी जो है, मतलब राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना भी उन्होंने वहीं से शुरू किया, वहीं से इनका राजनीतिक गतिविधियों का बीज भी सिद्ध हुआ। इनकी राजनीतिक गतिविधियां क्या थी? मतलब इन्होंने राजनीतिक में कौन कौन सी गतिविधियां की थी, किन किन आंदोलनों में भाग लिया था, कब इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसी के बारे में बस इसमें आपको समझना है, राजनीतिक गतिविधियां के बारे में। 1942 के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी। 1950 में नेपाल में दमनकारी अत्याचारी राजशाही के विरुद्ध क्रांति एवं राजनीति में जीवंत भूमिका। 1972 के बाद पुनः राजनीति में सक्रिय, निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े और हारे। 1974 में JP के आग्रह पर पुनः बिहार आंदोलन में सक्रिय और सत्ता के दमनचक्र के विरोध में पद्मश्री उपाधि का त्याग। मतलब आपको पता है कि 1942 ईस्वी में आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने सक्रिय भागीदारी ली थी, मतलब इन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया था। 1950 में नेपाल में दमनकारी, अत्याचारी और जो राजशाही था उसके विरुद्ध इन्होंने क्रांति की थी और राजनीति में जीवंत भूमिका निभाई थी।
तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ राजशाही का मतलब क्या होता है। जैसे अभी हमारे देश में वर्तमान में लोकतंत्र चलता है, डेमोक्रेसी चलती है। मतलब लोकतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ जो शासन चलता है वो लोगों का चलता है। यहाँ किसी एक व्यक्ति हम लोगों पे शासन नहीं करता है। जैसे कि हम लोग चुनाव करके, जनता ही चुनाव करते करके किसी एक को सरकार बनाती है और वो उस सरकार को कभी भी गिरा सकती है, जिसे लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन प्राचीन समय में राजतंत्र चलता था और राजतंत्र में क्या होता था, कोई एक व्यक्ति राजा होता था और जो वह आदेश या फिर उपदेश देता था, उन्हीं आदेश और उन्हीं नियमों का पालन पूरी प्रजा और पूरी जनता को करना पड़ता था। तो वही राजतंत्र नेपाल में उस समय चल रहा था, जो कि बहुत ही दमनकारी और अत्याचारी थी। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु जी थे, उन्होंने 1950 ईस्वी में नेपाल में दमनकारी, अत्याचारी राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति एवं राजनीति में जीवंत भूमिका निभाई थी। 1972 के बाद पुनः ये राजनीति में सक्रिय हो गए थे और निर्दलीय उम्मीदवार बनकर ये चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में ये हार गए थे। 1974 में जेपी के आग्रह पर पुनः बिहार आंदोलन में सक्रिय हुए थे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में इन्होंने पद्मश्री सम्मान इनको मिलने वाला था, जो उपाधि मिली हुई थी, वो भी इन्होंने सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उस पद्मश्री उपाधि का भी त्याग कर दिया था। वृत्ति का मतलब होता है कि ये कार्य क्या करते थे। 1948 से 1950 के बीच फारबिसगंज के सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकपाल की नौकरी। मतलब 1948 से 1950 के बीच 2 वर्ष ये फारबिसगंज के जो सार्वजनिक पुस्तकालय था, जो लाइब्रेरी था, जो सभी लोगों के लिए बना हुआ था, गवर्नमेंट लाइब्रेरी था, उस लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरियन का काम करते थे, मतलब कि पुस्तकपाल की नौकरी करते थे। इस दौरान 2 वर्ष में वे वहाँ के उस पुस्तकालय के सभी पुस्तक पढ़ गए थे। ऑल इंडिया रेडियो में कुछ दिनों तक भी इन्होंने नौकरी की थी और ये गांव पर कृषि कार्य करते थे, मतलब खेती किया करते थे, और स्वतंत्र लेखन का भी कार्य करते थे। मतलब इन 2 सालों में इन्होंने पुस्तकालय में लाइब्रेरियन का काम किया था, पुस्तकपाल का। उसके बाद वे उसी बीच उन 2 वर्षों में सभी पुस्तकों को भी पढ़ गए थे। ऑल इंडिया रेडियो में कुछ दिनों की नौकरी भी इन्होंने की थी और गाँव की कृषि कार्य की देखभाल भी ये किया करते थे और स्वतंत्र लेखन का कार्य करते थे। ये इनकी वृत्ति थी, मतलब ये कार्य किया करते थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रमुख कृतियाँ क्या थी। प्रमुख कृतियाँ का मतलब होता है इन्होंने किन किन चीज़ों की रचनाएं की थी, और कृतियाँ से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए इन सभी कृतियों को ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन कौन सी कृतियाँ जो थी वो फणीश्वर नाथ रेणु की थी। मैला आंचल, परती परी कथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड, ये सभी इनके उपन्यास थे। ठुमरी, हाथ का जस, मेरी प्रिय कहानियाँ, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रवणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, ये कहानी संग्रह थे। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, ये इनके संस्मरण और रिपोर्टाज थे। रेणु रचनावली 5 खंडों में राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से इनकी प्रकाशित हुई थी। मैला आंचल और तीसरी कसम पर फिल्में बनी थी, जो कि बहुत लोकप्रिय हुई थी। मतलब इन्होंने जो मैला आंचल की रचना की थी और जो तीसरी कसम की रचना की थी, इन पर एक फिल्में भी बनी थी और वह फिल्में जो थे वो बहुत अधिक लोकप्रिय हुई थी, मतलब लोगों के बीच बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई थी। ये थी इनकी रचनाएं, ये थी इनकी कृतियाँ फणीश्वर नाथ रेणु जी की। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के अप्रतिम कथा शिल्पी और लेखक थे। हिंदी के आंचलिक कथाकार के रूप में उनकी ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। मतलब जो फणीश्वर नाथ रेणु थे वे हिंदी के अप्रतिम कथा शिल्पी भी थे और लेखक भी थे, और उनकी जो ख्याति है, मतलब उनकी जो प्रसिद्धि है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। मतलब फणीश्वर नाथ रेणु देश में भी प्रसिद्ध हो गए थे और विदेशों में भी इनका नाम गूंजने लगा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली थी, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से उन्होंने पूर्णिया के अपने ग्रामीण अंचल तथा वहाँ के जीते जागते चरित्रों को पाठकों के मन में अमिट कर दिया था। मतलब पूर्णिया का जो उस समय का ग्रामीण कंडीशन था, उसी कंडीशन पे जरिए इन्होंने कुछ लिखा होगा और उन चरित्रों को इन्होंने पाठकों के मानस पर अमिट कर दिया था, मतलब न मिटने योग्य बना दिया था, एक गहरा छाप छोड़ दिया था। रेणु में बाह्य परिवेश और सामाजिक राजनीतिक यथा अर्थ के प्रभावशाली अंकन की दुर्लभ प्रतिभा तो थी ही, पर उससे कहीं अधिक उनमें अपने पात्र चरित्रों के अंतर्मन में बैठने तथा उनके तद्वत चित्रण कर देने की सम्मोहक कला भी थी। उनकी अगाध संवेदना, सहानुभूति की बंकिम भंगिमा
दृश्यों और चरित्रों में अव्यक्त लय और संगीत को शब्दों में बांध लेने की जो सिफत थी उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी। मतलब वे जो अगाध संवेदना किया करते थे, सहानुभूति की बंकिम भंगिमा कहा करते थे, दृश्यों और चरित्रों में अव्यक्त लय किया करते थे, संगीतों की शब्दों में बांध लेने की जो सिफत थी, वही सब मिलकर उनको एक महान कलाकार बनाती है। रेणु की कला सहृदय, जहाँ भी रेणु लिखा हुआ है वहाँ आप समझ जाइए लेखक का नाम लिखा हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो कला थी वो सहृदय और रसिक पाठों को तटस्थ नहीं रहने देती थी, बस उन्हें अपने सम्मोहन में बांध लेती थी। मतलब इनके द्वारा रचित किन्हीं भी कथाओं को, इनके द्वारा उपनीत रचित प्रकाशकों को जो लोग पढ़ते थे वे उसमें सम्मोहित हो जाते थे और उसे वह अपने साथ बहा ले चलती है। फणीश्वर नाथ रेणु अपने समय के उन कुछ दुर्लभ कथाकारों में हैं जिनके गद्य संगीत के अंतर्व्याप्त गुण हैं। मतलब इनका जो गुण हुआ करता था वो इतना अधिक हुआ करता था कि उस समय कुछ दुर्लभ कथाकार ही वैसे हुआ करते थे जैसा कि फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरणीय तथा रिपोर्टाज विधाओं में भी रेणु अनुपम दिखलाई पड़ते हैं। मतलब इन्होंने कथा साहित्य में तो अपनी प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त की ही थी, उसके अलावा ये संस्मरण और रिपोर्टाज में भी इन्होंने अपनी अनुपम प्रकाशक दिखाई होगी। और ये जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, ये भी एक तरह का इनके द्वारा रचित रिपोर्टाज ही है। उन्होंने काफ़ी संख्या में संस्मरण और रिपोर्टाज लिखे। संस्मरण उन्हें कहा जाता है जो किसी याद की घटना पर, किसी वास्तविक घटना को लिखा जाता है, उसे संस्मरण कहते हैं। और अपनी पीढ़ी में इन विधाओं और रचना रूपों को ठहराव से उबार कर उल्लेखनीय गति की ओर इन्होंने मोड़ दिया है। उनके रिपोर्टाज दृश्य, घटना, परिवेश और पात्रों को यथा अनुरूप बल देते हुए जीवंत कर देते हैं तथा पाठक की अंतरंगता हासिल कर लेते हैं। मतलब इनका कहना था कि इनके द्वारा रचित जो भी रिपोर्टाज हुआ करते थे उन रिपोर्टाज को ये इस तरह रचना किया करते थे कि उसका दृश्य, घटना और परिवेश जो था और पात्रों को ये जीवंत कर देते थे। मतलब उसको पढ़ने से वो व्यक्ति को जीवंत प्रतीत हुआ करता था और पाठक की अंतरंगता जो था वो हासिल कर लिया करते थे। प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तक श्रुत अश्रुत पूर्व से संकलित है। मतलब ये जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, ये उन्हीं की एक पुस्तक है श्रुत अश्रुत पूर्व, उसी से लिया गया है। इस रचना में संस्मरण और रिपोर्टाज मिले जुले गुण हैं। मतलब ये जो रचना है, ये जो पाठ है उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, मैंने आपको बताई है एक रिपोर्टाज है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें संस्मरण के भी कुछ मिले जुले गुण हैं। आपको पता है कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर आपने बिहार बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम दिया है तो सोशल साइंस में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोसी को बिहार, मतलब क्वेश्चन आपका ये था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपको पता है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम जो है वो नेपाल से है और उससे इतनी अधिक पानी आता है नेपाल के समय, बारिश के समय इतना अधिक बाढ़ आता है कि हमारा जो आधा बिहार है वो उसी में बह जाता है। इसीलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, बस उसी के बारे में आपको इस पूरे पाठ में कोसी नदी के भयावह और अच्छी घटनाओं के बारे में ही पढ़ना है कि किस तरह कोसी नदी को लेखक ने माई भी कहा है और किस तरह से कोसी नदी को लेखक ने डायन भी कहा है, मतलब माँ भी कहा है और डायन भी कहा है। तो ये पाठ में आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ कोसी लिखा हुआ देखा। तो ये जो रचना आप पढ़ने वाले हैं उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, इस रचना में संस्मरण और रिपोर्टाज के मिले गुण हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता रहा है। यह उद्याम वेगों वाली खानाबदोश नदी लगातार अपना प्रवाह पथ जो है वो बदलती रहती है। जिधर से एक बार गुजरती है वहाँ की धरती बालूचरों में बदलकर अनुर्वर हो जाती है। मतलब जिस जगह से यह नदी गुजरती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ बालू ही बालू कर देती है। कोसी परियोजना के द्वारा कैसे कोसी के शोक विषाद को उल्लास में बदल दिया गया और मनुष्य के प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा चकित कर देने वाला परिवर्तन हो सका, यही इस रचना का विषय है। मतलब कोसी नदी के बारे में मैंने आपको बताया, उसे बिहार का शोक कहा जाता था और अभी भी कहा जाता रहा है। जिधर से एक बार वह गुजरती थी उधर सिर्फ और सिर्फ बालू ही बालू धरती पे छोड़ दिया करती थी। लेकिन लोगों के प्रयत्न के द्वारा, लोगों के प्रयत्न और साहस के द्वारा कोसी परियोजना चलाई गई और इस कोसी परियोजना के द्वारा ही डैम वगैरह बनाकर इसकी पानी को रोका गया और यह जो शोक विषाद था, मतलब यह जो शोक वाली बात थी, उसको उल्लास में बदल दिया गया और मनुष्य के प्रयत्न और पुरुषार्थ को चकित कर देने वाला यह परिवर्तन जो है ये संभव हो सका और यही इस रचना का विषय है। मतलब इसी पाठ में आप इन्हीं सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको अभी समझाया। तो ये शॉर्टकट में था, अब आप डिटेल्स में इस पाठ को पढ़िएगा। ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं
बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तर भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। वह रेखा किसान की किस्मत और इतिहास के हस्तक्षेप के बीच गूंथी हुई थी, जहां गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श, किसान सभाओं की मीटिंग जो है वो अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती है। रेणु जी ने मतलब कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जिस तीली से किसान के उदास धूल धूसरित क्षितिज में छिपी नाटकीयता को अवलोकित किया था, उसी तीली से हिंदी के परंपरागत यथा अर्थवादी उपन्यास के ढांचे को भी एकाएक ढा दिया था। यह रेणु की अविस्मरणीय देन और उपलब्धि है। मतलब रेणु जी के द्वारा यह लिखित जो पाठ है यह एक उनके द्वारा अविस्मरणीय देन है, मतलब कभी भी न भूलने योग्य देन है और एक तरह की उपलब्धि है। रेणु संस्मरण और श्रद्धांजलि, मतलब रेणु के संस्मरण और श्रद्धांजलि के फलस्वरूप निर्मल वर्मा ने ये लाइनें उनके द्वारा लिखी है। अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति। तो आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड इसमें एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर देना चाहता हूँ। आपका क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति लेखक की किस पुस्तक से लिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया लेखक ने एक पुस्तक की रचना की थी, श्रुत अश्रुत, और उसी श्रुत अश्रुत से इस पाठ को लिया गया है उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति। उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति में वे बिहार के शोक के दृश्य का वर्णन करते हुए कोसी नदी के बारे में बताते हैं, और वे बताते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन लोगों के प्रयत्न के द्वारा, लोगों के साहस के द्वारा उस पर कोसी परियोजना बनाई गई, और कोसी परियोजना के द्वारा उस शोक को हर्ष उल्लास में बदल दिया गया। तो इसी तरह से आप इस पाठ में पढ़िएगा कि किस तरह से लेखक ने कोसी नदी को माई भी कहा है और कोसी नदी को डायन भी कहा है। तो ये मैंने शॉर्टकट में आपको कुछ कुछ बता दिया है लाइनें। अब आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप इस क्लास में अभी तक बने हुए हैं तो ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, इसलिए आप इस क्लास को सिर्फ लास्ट तक देखिएगा, मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये पाठ का एक एक शब्द मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूँ, और उसके बाद सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। तो सिर्फ आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, 1 बाय 1 पैराग्राफ पढ़कर मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। तो पाठ का नाम है उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति। कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में जब भी कुछ कहने या लिखने बैठता हूँ, बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोसी हमारे लिए नदी ही नहीं, माई भी है। पुण्य सलीला, छिन्नमस्ता, भीमा, भयानक भी प्रभावती कोसी मैया। मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी कहते हैं कि जब भी मैं कोसी नदी के बारे में कुछ कहने या फिर लिखने को बैठता हूँ तो यह जो बात है वो बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाता है, मतलब कि पर्सनल हो जाता है। और ऐसा होना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि कोसी जो है वो हमारे लिए सिर्फ नदी ही नहीं है, वह कोसी नदी हमारे लिए माँ के स्वरूप है, माई भी है। पुण्य सलीला का मतलब होता है जिसमें पवित्र जल बहता हो। छिन्नमस्ता का मतलब होता है, छिन्नमस्ता एक देवी को कहा जाता है जिसका सिर कटा हुआ देवी। तो पुण्य सलीला मतलब ये उपमाओं के द्वारा उनके बारे में बताया जाता है कोसी नदी के बारे में कि किस तरह से उसमें पवित्र नदी बहती है। भीमा मतलब है भयानक स्वरूप लिए हुए, प्रभावती हम लोगों की कोसी मैया है, मतलब हमारी कोसी नदी है। हम कोसी के उस अंचल के वासी हैं जिससे होकर करीब 300-400 वर्ष पहले कोसी बहा करती थी, और यह तो सर्वविदित है कि कोसी जिधर से गुजरती है धरती बांझ हो जाती है, सोना उपजाने वाली काली मिट्टी सफ़ेद बालूचरों में बदल जाती है। मतलब लेखक कहते हैं कि हम कोसी के उस अंचल, उस जगह के निवासी हैं जहाँ करीब 300-400 वर्ष पहले, मतलब 300-400 वर्ष पहले कोसी बहा करती थी, और यह तो सर्वविदित है, मतलब ये तो सब लोग जानते हैं कि जिधर से एक बार कोसी नदी गुजर जाती थी वहाँ की जो धरती है, जो सोना उपजाने वाली धरती है, वो धरती बांझ हो जाती थी। वहाँ जो काली मिट्टी होती थी, जो सोना उपजाती थी, वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद बालूचरों में बदल जाती थी, मतलब वहाँ सिर्फ और सिर्फ बालू दिखाई दिया करता था। लाखों एकड़ बंध्या धरती जो होती थी वो नेपाल की तराई से शुरू होकर दक्षिण गंगा के किनारे तक फैली परती के नक्शे के 2 असम भागों में बांटती हुई थी। परती का मतलब आपको बताएं तो लोकों लैंग्वेज में परती का मतलब उस ज़मीन को कहा जाता है जिस पे कोई भी फसल ना उगता हो, जिसे आप अपने भाषा में परीत कहते होंगे कि वह जो ज़मीन है वो परीत है। परीत नहीं होता है, गाँवों में परीत कहा जाता है, लेकिन उसको वास्तविक में हिंदी शब्द में परती कहा जाता है। परती उस ज़मीन को कहा जाता है जो बिल्कुल खाली होता है, जिस पे फसल नहीं उगाया जा सकता। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि मैंने आपको बताया कि जो कोसी नदी है उसका उद्गम स्थल नेपाल से है, तो वह जब शुरू हुआ करती थी तो उत्तर नेपाल की तराई से होकर दक्षिण गंगा के किनारे तक फैली परती के नक्शे को सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में बांटने का कार्य करती थी।
इस पृथ्वी के उदास और मनहूस बादामी रंग को बचपन से ही देखता आया हूँ। दूर तक फैली साकार उदासी, जिस पर बरसात के मौसम में क्षणिक आशा की तरह कुछ दिनों के लिए हरियाली छा जाती, वरना 12 महीनों दिन रात सुबह शाम धूसर और वीरान। मतलब ये कहते हैं कि इस परीत जीवी में, इस पृथ्वी में अगर कुछ समय बरसात हुआ करता था तो कुछ समय आशा हुआ करता था। लोगों के बीच आशा आती थी कि अब हम इसमें कुछ उगा सकते हैं, और कुछ दिनों तक उसमें हरियाली भी छा जाती थी। वरना 12 के 12 महीनों मतलब सालों भर दिन रात सुबह शाम वहाँ सिर्फ और सिर्फ धूसर और वीरान, मतलब सिर्फ और सिर्फ धूल हुआ करती थी, और वहाँ का जो ज़मीन था वो बिल्कुल ही वीरान रहता था। और इस मरी हुई मिट्टी पर बसे हुए इंसान, मलेरिया और कालाजार से जर्जर शरीर, मतलब वहाँ से लोगों को मलेरिया और कालाजार हो जाता था। उससे जो जर्जर शरीर था, रक्त मांसहीन चलते फिरते नर कंकालों के समूह, जिनकी जिंदगी में न कहीं रस और न ही कोई रंग, रोने और कहराने के सिवा कुछ नहीं जानते थे, न हंसना और ना मुस्कुराना। मतलब जब ऐसा हो जाता था कि वहाँ के लोग ना ही खेती कर पाते थे और ना ही कुछ कर पिया करते थे, तो वहाँ के लोगों को मलेरिया और कालाजार जैसे रोग हो जाते थे, और उन लोगों के पास रोने और कहराने के सिवा कुछ भी नहीं बचता था, न ही वे हंसते थे और न ही मुस्कुराते थे। जिनके चेहरों पर हमेशा आतंक की रेखाएं छाई रहती, फिर आंखों में दुनिया भर की उदासी। ऐसी आंखों में रंगीन और सुनहले सपने कैसे चल सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी कहते हैं कि बचपन के उन दिनों की याद आती है। हर साल हमारे साथ 1 दर्जन साथी हुआ करते थे। हम जो ली हमसे बिछुड़ जाते, हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ खेलने वाले, और हर ऐसे मौके पर हमें यह एहसास होता शायद अगले साल हम भी नहीं रहेंगे। अगले साल क्या, अगले महीने या दूसरे ही दिन, अथवा घड़ी भर में घड़ा फूट जा सकता है। हमने नेड मलेरिया में मरते हुए लोगों को देखा था, 1.5 घंटे में ही मृत्यु। मतलब ये कहते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी कि उनको बचपन की याद आती है, और उनके साथ दर्जन साथी हुआ करते थे। मतलब उनके 12 दोस्त हुआ करते थे जो उनसे बिछड़ जाते थे, जो उनके साथ पढ़ने वाले होते थे, खेलने वाले होते थे, वो उनसे बिछड़ हो जाते थे। या तो वे किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी, या फिर उस बाढ़ में वे दह के मर जाते थे। वे कहते थे कि ऐसा मौका हमें भी एहसास होता था, हमको लगता था कि शायद अगले साल हम भी नहीं रहेंगे। अगले साल क्या, अगले महीने या दूसरे ही दिन, अथवा घड़ी भर में कभी भी घड़ा फूट जा सकता है। उन्होंने नेड मलेरिया में मरते हुए लोगों को देखा था। मतलब इस मलेरिया में उन्होंने ऐसे लोगों को मरते हुए देखा था जिन लोगों की मृत्यु सिर्फ 1.5 घंटे में ही हो जाती थी। 1.5 घंटों में ही लोगों की मृत्यु हो जाती थी इस मलेरिया के कारण। इसीलिए उनको लगता था कि शायद अगले साल क्या, अगले दिन या फिर अगले क्षण तक हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। किंतु विधाता की सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आपको पता है कि इस संसार में मानव, मतलब कि जो मनुष्य है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि जितना भी विकसित हो चुका है, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सभी के सभी, साइंस डेवलपमेंट, ये सभी के सभी मानव के द्वारा हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि किंतु विधाता जो है, उस विधाता की सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह निराशा के घोर अंधकार में भी नन्ही आशा का टिमटिमाता हुआ दीप लेकर आगे बढ़ता रहा है और अंधकार से लड़ता रहा है। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि कोसी के किसी अंचल पर कुछ कहते समय मेरी बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाया करती है। आज ही नहीं, 20-25 साल पहले से ही ऐसी बात है कि मेरी जो बात है, जो मैं कोसी नदी के बारे में कुछ कहता हूँ, तो वो जो बात है वो व्यक्तिगत हो जाती है। याद है, वे कहते हैं, याद है 20-22 साल पहले डायन कोसी शीर्षक से मेरा एक रिपोर्टाज जनता में प्रकाशित हुआ था। मतलब फणीश्वरनाथ रेणु जी ने 20-22 साल पहले डायन कोसी नाम का एक रिपोर्टाज छपाया था और उसको जनता में प्रकाशित किया था, जिसका जो अंत था वो आशा भरे इन शब्दों में हुआ था कि प्रत्येक ही दिन फिरेंगे, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल जाएंगे। जिसका जो संस्मरण था, मतलब उसमें कुछ शब्द लिखा हुआ था उस रिपोर्टाज में, डायन कोसी में, कि प्रत्येक के दिन जो है वो फिरेंगे, हम लोगों का दिन बदलेगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। और वही प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल जाएंगे, ऐसा उनका पंक्ति था, जो कि आशा से पूर्ण था। इस रिपोर्टाज ने मेरे दोस्तों को एक मसाला दिया। वे अक्सर मुझे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे, क्यों, आपके प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल गए क्या जनाब? आपके सुनहले सपनों के अंडे कब फूटेंगे? सोने की चिड़िया कब चहचहाएंगी? मतलब 20-22 साल पहले जब उन्होंने रिपोर्टाज लिखा था डायन कोसी, तो उस डायन कोसी में मैंने आपको बताया, उन्होंने एक ऐसा पंक्ति लिखा था कि ये जो प्रत्येक के दिन है वो घूमेंगे। तो उस रिपोर्टाज से उन दोस्तों को चिढ़ाने का उनके प्रति एक मसाला मिल गया था, और वे अक्सर उसे चिढ़ाकर कहा करते थे कि क्यों, आपके प्राणों में घुले हुए रंग जो हैं वो धरती पर फैल गए क्या जनाब?
आपके जो सुनहले सपनों के अंडे थे वे कब फूटेंगे, और सोने की चिड़िया जो है वो कब चहचहाएंगे। मतलब ऐसी बात उनके दोस्त उनको कहकर चिढ़ाया करते थे कि कब हमारे दिन बदलेंगे, कब इस चीज़ से हम लोग दूर हो पाएंगे, इस शोक भरी चीज़ को हर्ष और उल्लास में बदल पाएंगे। मैं पहले थोड़ा अप्रतिभ भी हो जाता, फिर हंसपूर्वक दृढ़तापूर्वक जवाब देता, आज़ादी की पहली सुबह। आज़ादी के बाद इसी अंचल की पृष्ठभूमि में मेरा पहला उपन्यास भी प्रकाशित हुआ था, जिसका एक प्रमुख पात्र जो मलेरिया और कालाजार उन्मूलन में लगा हुआ था, इसको दूर करने में लगा हुआ था, इसी इलाके से अपने एक प्रियजन को पत्र लिखता है। यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की ज़िंदगी के सुनहरे सपनों और अधूरे अरमानों को बटोर कर यहाँ के प्राणियों के जीव कोश में भर देने की कल्पना की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में अरुण तिमुर सुनकोशी के संगम पर एक एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती कोसी पलित भरी हुई मिट्टी सस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफ़ेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी की बेलें लग जाएंगी। मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेगी। मोती जैसे सफ़ेद दांतों की दूधिया चमक। मतलब ऐसा वे लिखते हैं और कल्पना करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ जो परती है, यहाँ जो चारों तरफ बालू फैला हुआ है, यहाँ डैम बनाया जाएगा और उस डैम बनाने के लिए लोग पर्वत तोड़ परिश्रम करेंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करके उस डैम को बनाएंगे। और यहाँ की जो बांझ वाली धरती है, एक लाखों एकड़ जो बंधिया धरती है, उसमें जो है वो कोसी क्वरित भरी हुई मिट्टी से श्यामला हो उठेगी। ये जो कफन जैसा सफ़ेद बालू भरा मैदान है, इसमें धानी रंग की ज़िंदगी की बेली लग जाएंगी, मतलब धान लगेंगे। और मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें जो है वो बेवजह हंस पड़ेगी और मोती जैसे सफ़ेद दांतों की दूधिया चमक उनकी हम लोगों को दिखेगी। ऐसी वे कल्पना करते हैं और लिखते हैं, और ऐसा वास्तव में भी आगे जाके होता है। और तब मेरे दोस्तों को मजाक के लिए, मतलब जब पहले उन्होंने डायन कोशी लिखा था, प्रकाशित किया था, तो उस डायन कोशी में जो उन्होंने आखिरी में आशा के शब्द लिखे थे, उन शब्दों के द्वारा उनके जो मित्र थे उनको चिढ़ाने का कार्य किया करते थे। और इसी तरह जब इन्होंने ये कल्पना की थी, तो इस कल्पना के जरिए भी उसके जो दोस्त थे वो उनको चिढ़ाते थे। तो किस तरह चिढ़ाते थे वो आप समझिए। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। आपको लगता होगा कि मैं एक ही लाइनों को 2-3 बार आपको बार बार बताता हूँ, जिससे जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए करता हूँ जिससे अगर एक बार में किसी को कुछ समझ ना आए, तो जब मैं दूसरा बार उसी पंक्ति को दोहरा कर समझाऊँ, तो दूसरी बार में हर स्टूडेंट उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ आए। इसीलिए जो वीडियो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और मैं थोड़ा डीपली समझाता हूँ किसी भी चीज़ को। तो दूसरा, और तब मेरे दोस्तों को मजाक के लिए धानी रंग, जिंदगी की बेल, मकई के खेत और दूधिया चमक जैसे भी कई शब्द मिल गए। समय असमय मेरे शब्दों के व्यंग्यबान से मुझे ही मरमाहत करने का अवसर वे नहीं खोते थे। मतलब उनके जो दोस्त थे फणीश्वर नाथ रेणु जी के, वे उनको इन शब्दों के द्वारा चिढ़ाया करते थे। और मैं हमेशा पूर्ववत हंसकर कभी भी आशा भरी कोई बहुत बड़ी बात अथवा किसी श्लोक या किसी पद की ऐसी पंक्ति में कह देता था, नर हो न निराश करो मन को। मतलब तुम व्यक्ति हो, तुम मनुष्य हो, अपने मन को निराश नहीं करो, एक दिन यह समय जरूर बदलेगा। ऐसी ही कल्पना के साथ वे हंसकर अपने दोस्तों को आशा भरी स्वर में कुछ न कुछ कह दिया करते थे। इसलिए जब सचमुच एक दिन कोसी योजना का आयोजन होने लगा, मैं अपने को जब्त नहीं रख सका। दूने उत्साह के साथ मैंने अपना दूसरा उपन्यास परती परिकथा में हाथ लगा दिया। मतलब जब उन्होंने इन चीज़ों की कल्पना की थी, तो उन शब्दों के जरिए उनके जो मित्र हुआ करते थे वो उनको चिढ़ाने का कार्य करते थे। लेकिन जब सचमुच एक दिन कोसी योजना का आयोजन होने लगा, तो इस चीज़ को जानकर वे अपने आप को रोक नहीं सके फणीश्वर नाथ रेणु जी। उन्होंने दुगने उत्साह के साथ अपना एक दूसरा उपन्यास परती परिकथा में भी हाथ लगा दिया और उस उपन्यास को लिखने लगे। उपन्यास लिखने के दौरान पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या में लीन देवगणों को बार बार देखा था। मेरा नया तीर्थ बराह क्षेत्र, जहां आदमी लड़ रहे थे, बड़े बड़े टनेल में पहाड़ काटने वाले पहाड़ी जवानों से बात करके मैं धन्य हो जाता। अरुण तिमुर और सुनकोशी के संगम पर बैठकर पानी मापने वाले, सिल्ट की परीक्षा लेने वाले विशेषज्ञ को श्रद्धा तथा भक्ति से प्रणाम करके लौट आता। हर बार नई आशा की रंगीन किरण लेकर लौटता। मतलब जब उन्होंने परती परिकथा अपनी दूसरे उपन्यास लिखना शुरू की, तो उन्होंने अपने दुगने उत्साह से उसको लिखना शुरू कर दिया। और जब कोसी परियोजना में जो लगे हुए लोग थे, जो उस पर काम कर रहे थे, वे उनसे लगातार मिलने जाया करते थे और उनसे प्रणाम करके लौटते थे।
उन्होंने कहा, मेरा उपन्यास समाप्त हुआ, फिर प्रकाशित भी हुआ, किंतु उस समय कोसी प्रोजेक्ट परीक्षा निरीक्षा के स्तर पर ही चल रही थी। अतः मेरे कृपालु मित्रों को इस बार मजाक का ही नहीं, बहस का भी विषय मिल गया। मतलब जो कोसी परियोजना पर उन्होंने एक दूसरी उपन्यास लिखा और उनका जो उपन्यास था वो उन्होंने प्रकाशित भी कर दिया, लेकिन उस समय जो कोसी प्रोजेक्ट था वो परीक्षा निरीक्षा के स्तर पर ही चल रहा था। मतलब उसका भी डेमो ही लिया जा रहा था कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, लेकिन उस डेमो के अंतर्गत ही उन्होंने अपने जो उपन्यास थे उसको प्रकाशित कर दी थी। और जिस तरह से 2 बार उनके मित्र उनको उनके ही द्वारा लिखे गए शब्दों से, आशा भरे शब्दों को देखकर उनके चिढ़ाने का कार्य किया करते थे, इस बार भी उनके कृपालु मित्रों ने इस बार उनका मजाक ही नहीं उड़ाया, बहस का भी उनको विषय मिल गया कि ये क्या ना क्या चीज़ प्रकाशित कर देता है और वो होता तो है नहीं। ऐसे ऐसे लोग बहस करने लगे और उनके जो मित्र थे वे उनका मजाक बनाने लगे। धूसर वीरान अंतरहीन प्रांतर, पतिता भूमि परती जमीन, बंध्या धरती धरती नहीं धरती की लाश, जिस पर यह कफन की तरह फैली हुई बालूचरों की पंक्तियाँ, परती परिकथा का प्रारंभ जो है वो इन्हीं शब्दों से हुआ है। धूसर का मतलब होता है धूल रंग वाला, परति परिमा परति जमीन। वे कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस पंक्तियों को लिखा था कि जिस तरह कफन पर फैली हुई ये बालूचरों की पंक्ति है, चारों तरफ बालू ही बालू फैली हुई है। परति परिकथा उपन्यास का शब्द जो है, परति परिकथा उपन्यास का जो इन्होंने आरंभ किया था वो इन्हीं शब्दों से प्रारंभ किया था। और अंत हुआ है इन पंक्तियों से, पर्दे पर धीरे धीरे बादामी छाया आ जाती है, वीरान धरती का जो रंग है वो बदल रहा है, धीरे धीरे हरा लाल पीला बैंगनी, हरे भरे खेत, परती पर रंग की लहरें बांसुरी रंगों को सुर प्रदान कर रही है, अमृत हास्य परती पर अंकित हो रहा है, आसन प्रसवा प्रति हंसकर, आसन प्रसवा प्रति हंसकर करवट लेती है। आसन प्रश्न का मतलब होता है जिसके प्रश्न का समय हो गया हो। तो ये उनकी पंक्ति की मतलब परती परिकथा उपन्यास के उनके कुछ आखिरी लाइन थे। बाद में मुझे लगा कि मैंने अतिरिक्त उत्साह में संभवतः बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कह दी है। वे कहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, जब मित्रों के द्वारा उनके उपन्यास का बहस होने लगा, मित्र उनके उपन्यास का मजाक उड़ाने लगे, तब उन्हें भी ऐसा लगा कि जैसे मैंने कुछ ज़्यादा ही उत्साह में कुछ बढ़ चढ़ कर बातें कह दी हैं। मित्रों की बातें मेरे कानों के पास रह रहकर गूंज जाती। भाई साहब, कागज़ पर रंग की लहरें रहनाना और अमृत हास्य अंकित करना बहुत आसान है, परती पर नहीं। अभी कोसी प्रोजेक्ट का क भी शुरू नहीं हुआ है और आप हरे भरे खेत देखने लग गए। सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली सूझती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि डैम बनाने के बावजूद इस परती धरती को सींच कर भी खेती संभव न हो। मतलब उनके जो मित्रों के बात थे वो लेखक के मन में हमेशा गूंजते रहते थे। उनके मित्र उनको कहा करते थे कि भाई साहब, जिस तरह से आप इस उपन्यास में कागज़ पर एकदम हरे भरे रंग लहरा देते हैं और आप इस पे अच्छी तरीके से बिल्कुल अंकित कर देते हैं कि परती नहीं यहाँ हरे भरे ज़मीन होंगे, तो ये जो अंकित करना है, मतलब ये जो कागज़ पे आप लिखते हैं, ये कागज़ पे लिखना बहुत अधिक आसान है। उनके मित्रों के द्वारा उनको कहा जाता है कि अभी तो कोसी प्रोजेक्ट का क भी नहीं शुरू हुआ है और आप हरे भरे खेत का सपने देखने लग गए हैं। वे उनको एक उपमा देते हुए कहते हैं कि सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली सूझती है। और वे उनको ऐसा भी कहते हैं उनके मित्र कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोसी परियोजना में डैम बनने के बावजूद भी यहाँ की जो परती धरती है उसको सींच कर खेती संभव न हो, मतलब उसको सींच कर उसमें पानी डालकर वहाँ खेती न की जा सकती हो। तब आपकी करवट लेती इस आसन प्रसवा धरती के स्वप्न का क्या होगा? आपके वे सपने जो है वो मिट्टी में बिखरे ही बिखरे रह जाएंगे। तो आपने जो ये सपने लिए हैं, आपने जो परती परिकथा उपन्यास में इन शब्दों को लिखा है, इन शब्दों का क्या होगा? ये तो आपके जो सपने हैं वो मिट्टी में ही बिखरे रह जाएंगे। ऐसा उनके मित्रों के द्वारा बहस में उनको कहा जाता था और उनकी जो मतलब मजाक उड़ाया जाता था। किंतु इन सारे निराश वाणियों के बावजूद अंततः मेरे मन के कोने में प्रतिष्ठित दृढ़ विश्वास का स्वर कवि चंडीदास के सुर में मुखरित होता। सुन रे मानुष भाई, सवारी ऊपर मानुष, सत्य तार ऊपर कछुनाय। मतलब इस पंक्ति का हिंदी लिखा हुआ है कि सुनो ए मनुष्य भाइयों, सबके ऊपर मनुष्य ही सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब उनकी इन पंक्ति के जरिए कहने का तात्पर्य था कि मनुष्य अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वे कहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, 3 साल पहले की बात है, गांव पहुंचकर एक और नई दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। हमारे गांव का अब वे 3 साल पहले की बात बताते हैं और एक कहानी बताते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब इस रिपोर्टाज में एक छोटी सी कहानी है, उसको आप समझिए तो आप समझिएगा किस तरह से उनका जो शोक वाले दिन थे, उनके जो दुर्भाग्य वाले दिन थे वे सौभाग्य में बदल गए और उनका जो शोक था वो हर्ष और उल्लास में बदल गया। फणीश्वर नाथ रेणु जी कहते हैं
कि 3 साल पहले की बात है, गांव पहुंचकर एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। हमारे गांव का एक कर्मठ आदमी 10-12 साल पहले गांव छोड़कर पूरब मुल्क, मतलब आपको पता है कि बिहार के पूरब तरफ पश्चिम बंगाल है, तो वह जो व्यक्ति था वो 10-12 साल पहले गांव छोड़कर पूरब मुल्क बंगाल की ओर कमाने गया। पहले तो वह छठे 6 माहे होली दिवाली में गांव आता भी था। मतलब वो व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल में कमाने गया था, पहले तो वह 6 महीने में होली दिवाली में गांव आता भी था, लेकिन पिछले 8 साल से वह गांव नहीं आया था, उधर ही बस गया था। गांव में 1-1.5 बीघा उसकी ज़मीन थी, उसी को बेचने के लिए वह 8 साल बाद आया। स्टेशन पर उतरकर उसने अपने गांव की पगडंडी पकड़ी। मतलब उसने अपने गांव का रास्ता पकड़ा। पगडंडी का मतलब रास्ता होता है। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने गांव की ओर निगाह दौड़ाई। विशाल धरती के उस छोर पर उसका गांव, लेकिन यह क्या, यह परती कहाँ है? उसे लगा वह रास्ता भूलकर दूसरी ओर आ गया है। जहाँ तक नजर जाती धान के खेत लहरा रहे हैं, चारों ओर हरियाली है, नहर, आहर, पैन, पुलिया और बांध का यह कहाँ आ गया वह। उसको विश्वास हो गया कि वह नींद में उगता हुआ, उसको ऐसा लगा कि वह किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया है। इसके बाद इस दृश्य को देखकर वह व्यक्ति वापस स्टेशन लौट जाता है और चिंतित होकर पूछने लगता है कि क्या यह वही स्टेशन है? तो उसका गांव चला गया क्या? किधर चला गया? मतलब जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, वे 3-4 साल पहले की एक दिलचस्प कहानी उनको गांव में सुनने को मिलती है और वे उसी कहानी को हम लोगों को सुना रहे हैं। क्योंकि बाद में आपको पता है कोसी परियोजना के द्वारा वहाँ डैम बनाया गया और वहाँ के लोग जो खेती करने में सक्षम हो गए थे, तो उसी का एक दृश्य दर्शाया गया है लेखक के द्वारा। कहते हैं कि उनके गांव का एक कर्मठ आदमी था जो 10-12 साल पहले बिहार को छोड़कर पूरब तरफ पश्चिम बंगाल की ओर कमाने चला गया था। और पहले तो वह होली दिवाली में घर आया करता था, लेकिन 8 सालों से लगातार वह कभी गांव ही नहीं आया था, उधर ही बस गया था। उसकी गांव में 1-1.5 बीघा ज़मीन थी और उसी 1-1.5 बीघा ज़मीन को वह बेचने के लिए 8 साल बाद गांव आता है। और वह अपने गांव के जब स्टेशन पर उतरता है तो वह अपने गांव के रास्ते को पकड़ लेता है, लेकिन जब वह कुछ दूर जाता है तो अपने गांव की ओर निगाह, मतलब अपनी नज़र को दौड़ाता है, तो उसे उस विशाल परती भूमि पर, मतलब उसे उस खाली भूमि पर कुछ और ही देखने को मिलता है। और वह कहता है कि परती कहाँ है? जब वह उस चीज़ को देखता है कि चारों तरफ नज़र उसको आता है कि धान के खेत लहरा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, नहर, हर पैन, पुलिया, बांध, तो वह सोचता है कि ये क्या हो गया है। मतलब इन चीज़ों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और उसको विश्वास होता है कि उसको ऐसा लगता है कि वह नींद में किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया है। इसलिए वह दोबारा स्टेशन लौटता है और चिंतित होकर वहाँ पूछने लगता है कि क्या यह वही स्टेशन है? तो वहाँ के लोग कहते हैं हाँ भाई वही स्टेशन है। तो उसका गाँव, वह सोचता है कि उसका गाँव किधर चला गया, अगर यह वही स्टेशन है तो किधर चला गया। इसलिए गांव के लड़कों ने उस आदमी को एक नया नाम दिया है, सुदामा। उसको देखते ही लोग गुनगुनाने लगते हैं, सुदामा मंदिर देखी डरियो, सो गांव को हमेशा छोड़कर पूरब मुल्क होना चाहिए था, मुल्क नहीं, पूरब मुल्क में बस जाने वाले सुदामा जी ने तब ज़मीन बेचने का जो इरादा था, जो 8 साल बाद ये आए थे ज़मीन बेचने के लिए, उन्होंने अपनी ज़मीन बेचने के इरादा को बदल दिया और बंगाल में बसे परिवार को उठाकर वे फिर गाँव ले आए। पिछली बार 1.5 बीघा जमीन में 30 मन लरमा रोजो मैक्सिन गेहूं पैदा करने के बाद संकर मकई और मकई के बाद RI8 धान, मतलब उस 1.5 बीघा जमीन में वह बिल्कुल ही अच्छी तरीके से व्यक्ति खेती करने लगा और उसका जो पश्चिम बंगाल में बसा हुआ परिवार था उसको उठाकर वह दोबारा अपने गाँव में ले आया। यहाँ एक पंक्ति है कि उस गांव के जो लड़कों थे, उन लड़कों ने उनको एक नया नाम दिया था, उस आदमी को सुदामा। ये नाम उनको क्यों दिया था, ये नाम उनको क्यों दिया गया था, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये पाठ पढ़ने पे आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं जो आपको समझाऊंगा उससे आपको ये बातें समझ आएगी। आपने श्री कृष्ण और सुदामा जी के मित्रता के बारे में कहानी जरूर पढ़ा होगा, अगर पढ़ा नहीं होगा तो कभी ना कभी टीवी या फिर सीरियल्स में जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो अब मैं जो आपको बताता हूँ वो सुनिए। श्री कृष्ण की जो पत्नी थी उनका नाम रुक्मिणी था और सुदामा जो था वो उनका प्रिय मित्र था। दोनों बचपन में जहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो उस शिक्षा ग्रहण करते हुए ब्राह्मण के पास अपना जीवन काल शिक्षा पूर्व तक बिताते हैं और उसके बाद वे अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। और जो सुदामा था वो अत्यंत ही गरीब और निर्धन परिवार से होता है, लेकिन जो श्री कृष्ण होता है आपको पता है वो द्वारकाधीश का राजा होता है। जब सुदामा द्वारकाधीश अपने मित्र के पास कुछ सहायता मांगने के लिए जाता है, जब सुदामा की पत्नी उसको कहती है कि तुम्हारा मित्र तो एक जगह का राजा है तो तुम उससे सहायता क्यों नहीं मांगते हो, तो वह अपने पोटली में थोड़ा सा अरवा चावल लेकर अपने मित्र के पास जाता है और उनसे सहायता की मांग करता है। और जब उसका मित्र उसके द्वारा भेंट ले जाए हुए अरवे चावल को खाता है तो उसका जो झोपड़ी है वो महल में बदल जाता है और
उसकी जो पत्नी है वो रानी बन जाती है और उसके जो बेटे थे बेटियां थी वो राजकुमार और राजकुमारियां बन जाती है। उसका जो घर है वो महल बन जाता है। उसका चारों तरफ हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, मतलब बिल्कुल ही राजा की तरह उसका भी स्वरूप बन जाता है। तो जब वह वापस आता है वह उस समय कुछ मांग नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं मांग पाया और मेरे मित्र ने भी मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा वह सोचता है। ये बहुत बड़ा कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसलिए अगर कोई छूट जाए तो उसको आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने वो आपको नहीं बताया है। तो सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी में यही होता है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ से वापस लौटता है अपने घर, तो जब वह अपने घर को देखता है तो वह उसको पता ही नहीं चलता है। वह कहता है कि मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। और जब वह जो रानी है, मतलब उसकी जो पत्नी है, उसकी स्वागत करने के लिए आती है तो उसको लगता है कि ये कौन है, ये मेरी स्वागत क्यों कर रही है। तो जब उसे पता चलता है कि ये मेरी पत्नी है और मेरा जो घर की झोपड़ी थी ये महल में बदल गया है, अब मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो इस चीज़ को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तो उसी तरह से लेखक ने यहाँ उपमा दिया है कि गांव के जो लड़के थे उन्होंने उस आदमी का नाम सुदामा रख दिया था, क्योंकि जिस तरह से सुदामा आश्चर्यचकित हो गया था अपनी झोपड़ी की जगह पे महल बने हुए देखकर, उसी तरह जब वह व्यक्ति 1.5 बीघे जमीन को बेचने के लिए अपने गांव में आया था और जब अपने गांव के बदले हुए स्वरूप को देखता है तो वह क्या करता है, बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वह किसी दूसरे जगह पर आ गया है। और जब उसको यह बात वास्तव में पता चलती है तो वह अपने वहाँ के बसे हुए बंगाल में बसे हुए परिवार को उठाकर गाँव ले आता है और उस 1.5 बीघा ज़मीन में खेती करने लगता है और वहाँ मकई वगैरह की बहुत सारी मकई उपजाता है और धान उपजाता है। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई है श्री कृष्ण और सुदामा जी के बारे में, ये आपको उस 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखना होगा जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लड़कों ने उस आदमी का नाम सुदामा क्यों रख दिया था। तो ये मैंने इसीलिए शॉर्टकट में आपको समझा दिया। अगर आपने इसके स्टोरी को, श्री कृष्ण और सुदामा जी के स्टोरी को पढ़ा होगा या फिर देखा होगा तो आपको ये बातें ज़रूर पता होगी जो मैंने आपको शॉर्टकट में भी बताया। तो बिल्कुल अच्छे से मैं आपको सब कुछ समझाने का कोशिश करता हूँ जिससे आप एग्जाम में बनने वाले सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। अब पाठ का समाप्ति होने वाला है, क्योंकि अब आपको पता है कोसी जो था वो भयंकर रूप जो था उसका वो अब उल्लास और हर्ष के रूप में बदल गया था। तो लेखक कहते हैं कि इस अभिनव सुदामा चरित्र के बाद इस अंचल की प्रगति और परिवर्तन के बारे में मैं और क्या कहा जाए। जिस धरती पर कभी दूब भी हरी नहीं लगती थी, दूब जो होता है वो एक घास का नाम है, एक दूबी घास होता है, उसी के बारे में लेखक कहते हैं कि जिस धरती पर कभी दूबी घास भी हरी नहीं होती थी वहाँ धान और गेहूं की बालियां झूमती है, नहरों के जाल बिछ गए हैं, परती का चप्पा चप्पा जो वो हंस रहा है, सिंचाई, रासायनिक खाद और उन्नत बीज की महिमा से ये जो बंध्या धरती है, मतलब ये जो बांध धरती है वो अन्नपूर्णा ही नहीं परिपूर्णा भी हो गई है। अन्नपूर्णा अन्नपूर्ण करने वाले देवी को कहा जाता है, तो यह अन्नपूर्णा ही नहीं बन गई है, मतलब अन्न देने वाली ही देवी नहीं बन गई है, परिपूर्ण भी हो गई है। जिस दिन हमारे खलिहान पर गेहूं की पहली फसल कटकर आई मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मतलब ये कहते हैं कि जिस दिन उसके खलिहान पर उनके गेहूं की पहली फसल कटकर आई तो उनका जो रोम रोम था वो पुलकित हो गया था, मतलब खुशी से झूम गया था, हर्षित हो गया था। पुलकित का मतलब होता है खुश हो गया था। मैंने बालियों को सिर से छुलाकर मूल मंत्र का जाप किया, फिर अपने दोनों उपन्यासों की निजी प्रतियां निकाल लाया और उनके अंतिम पृष्ठों पर उन्होंने लिख दिया कि लाखों एकड़ कोसी क्वलित मरी हुई मिट्टी सस्य समल्या हो उठी, कफन जैसे सफ़ेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी बेले लग गई। मकई के खेतों में घास गढ़ती औरतें सचमुच बेवजह हंस पड़ती है, सारी धरती मानो इंद्रधनुषी हो गई। मतलब उन्होंने अपनी जो 2 उपन्यास लिखे थे, जिन 2 उपन्यासों को पढ़कर उनके जो मित्र थे वो उनको चिढ़ाते थे, अब उन दोनों उपन्यास का जीरोक्स मतलब प्रतियां उन्होंने निकाली और उसके अंत में इन लाइनों को लिख दिया जो लाइनें मैंने अभी आपको बताया है। दिन फिरे हैं किसानों के, खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, सब मिलाकर एक स्वप्न लोक की सृष्टि साकार हो गई है। चारों ओर अमृत हास्य, एक हरी क्रांति अपनी पहली मंजिल पर पहुंचकर सफल हुई। सपने सच भी होते हैं और अपने भी सच होते हैं। मतलब इस पाठ का नाम उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति इसीलिए रखा गया क्योंकि ये पाठ मैंने आपको बताया एक स्वप्न के जैसे लगता है सभी को, कि जिस तरह से कोसी नदी का भयंकर स्वरूप जो था जिससे लोग तबाह हो गए थे, वहाँ लोग किसी चीज़ को उपजा नहीं पा रहे थे, वहाँ के लोग ऐसे ऐसे बीमारियों से मर रहे थे, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब कोसी परियोजना आई तो उसने एक तरह की हरियाली क्रांति को ला दिया। वहाँ जो परती जमीन हुआ करते थे उन सभी ज़मीनों पर धान और गेहूं के बालियाँ लहराने लगी, धान और गेहूं की बालियाँ झुलमुलाने लगी। तो इस पाठ के जरिए सिर्फ आपको कोसी नदी के भयंकर स्वरूप का किस तरह से उल्लास और प्रसन्नता में स्वरूप हुआ उसी के बारे में आपको बताया गया, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया था उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति। तो वे वही कहते हैं कि एक हरी क्रांति अपने मंजिल पर पहुंचकर सफल हुई, सपने सच होते हैं और अपने भी होते हैं।
जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। वे कहते हैं कि जिन व्यक्ति को विश्वास न हो वो यहाँ आकर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो स्वरूप है वो बदल गया है। तो अब मुझे इस पाठ में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ये पाठ जो है वो आपका समाप्त हो गया है। मैंने इस पाठ को बिल्कुल अच्छे से समझाने का कोशिश किया और मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे बनने वाले आप सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा, उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मुझे और अधिक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास 11th का हिंदी बिल्कुल ही फास्ट तरीके से चल रहा है। मैंने आपको कहा था क्लास 11th की हिंदी को मैं पूरा समाप्त करवा दूंगा और अगर आपको इसके अलावा क्लास 11th हिंदी दिगंत के किसी अन्य चैप्टर के वीडियोज़ को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11th के फुल सिलेबस वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको इन सभी विषयों का पीडीएफ चाहिए, इन सभी क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आपको बिल्कुल ही मुफ्त पीडीएफ मिलता है। आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट के बारे में, इस कोर्स के बारे में, इस वीडियोज़ के बारे में अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा और इस क्लासेस को अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, आप सभी कुशल रहें, सकुशल रहें और आपका जो दिन हो मंगलमय। तो अब आप सभी से मिलते हैं इसी पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो में, मतलब उत्तरी स्वप्न परिहरी क्रांति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में आप सभी से मिलते हैं।